इसके बाद आते हैं अगले पे अपने ट्रेड ऑफ थियरी पे। ट्रेड ऑफ थियरी क्या बोलता है? ट्रेड ऑफ थियरी ये बोलता है कि आपने जितना रिस्क लिया क्या आपको उतना रिटर्न हुआ। ट्रेड कुछ लिया कुछ दिया, आपने जितना रिस्क लिया क्या आपको उतना रिटर्न दिया क्या उसने। सो मैं यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रेड ऑफ थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली इंटेल्स द ऑफसेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ डेट। जितना आपने डेट के लिए कॉस्ट इनकर किया क्या आपको डेट ने उतना बेनिफिट दिया या नहीं। इट डील्स विद टू कॉन्सेप्ट्स। पहला है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एजेंसी कॉस्ट। हमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में कितना कॉस्ट आ सकता है और हमारा एजेंसी कॉस्ट क्या है, इसको और अच्छे से पढ़े। एडवांटेज टू फाइनेंसिंग विद डेट है टैक्स बेनिफिट। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेट, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग बैंक्रप्सी कॉस्ट। हम अगर बैंक्रप्ट हो जाते हैं सो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच जाती है चुकाने के लिए, हमें कितना बेनिफिट मिलता है डेट लेने से। इसको बाकी आप डिटेल में रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। पैकिंग ऑर्डर थियरी ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एक इन अ फर्म मैनेजर विल हैव बेटर इंफॉर्मेशन देन इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली हमारे पास अगर हम मैनेजर्स हैं हमारे पास इन डेप्थ हर एक जानकारी होगी। इन्वेस्टर्स तो क्या होंगे, साल में एक बार आएंगे कंपनी के अंदर देखेंगे और चले जाएंगे। सो मैनेजर्स के पास ज़्यादा ऐसा सिचुएशन होगा। So pecking order suggests that managers may use various sources for raising fund in the following order. सबसे पहले फर्स्ट चॉइस इज टू यूज इंटरनल फाइनेंस। हमें पहला इंटरनल फाइनेंस देखना है कि हमारे अंदर जो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हैं इकट्ठा हुए हैं क्या हम उससे कुछ यूज कर सकते हैं क्या। दूसरा है इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंस दे कैन यूज सिक्योर्ड डेट या अनसिक्योर्ड डेट या हाइब्रिड डेट। सिक्योर्ड डेट क्या होता है, वो जिसको मैं सामने गिरवी रखता हूँ एंड पैसा लेता हूँ। अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है, मैं कुछ भी गिरवी नहीं रखता हूँ, मैं हाई रेट पे पैसा लेता हूँ, अनसिक्योर्ड डेट लेता हूँ। हाइब्रिड डेट क्या होता है, पार्टली सिक्योर्ड पार्टली अनसिक्योर्ड, या हो सकता है पार्टली मैंने कुछ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने को 5 लाख रुपए चाहिए, मैंने ये बोला मुझे 2 लाख तो दे दो 10% पे, बाकी 3 लाख दे दो 12% पे। तो मैंने कम रेट का भी लिया, मैंने ज़्यादा रेट का भी लिया, इसको बोला जाएगा पैकिंग ऑर्डर थियरी। या फिर लास्ट में है इक्विटी रेज करना इज द लास्ट ऑप्शन। इक्विटी रेज करना लास्ट ऑप्शन क्यों, क्योंकि इक्विटी इज वेरी कॉस्टली। इक्विटी का कॉस्ट बहुत हाई आता है। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो इक्विटी का कॉस्ट है बहुत हाई कैसे आता है। लास्ट अपना नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को जब मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो सो पहला है मेरे पास एक्सक्लूसिवली यूज़ ऑफ डेट। मैं सिर्फ डेट यूज़ करूँ या फिर सिर्फ इक्विटी यूज़ करूँ या सिर्फ प्रेफरेंस यूज़ करूँ या फिर कॉम्बिनेशन लगाऊँ डेट इक्विटी का या फिर कॉम्बिनेशन लगाऊँ डेट इक्विटी प्रेफरेंस का या फिर कॉम्बिनेशन लगाऊँ डेट और प्रेफरेंस का। सिंपल, कुछ नहीं दिया हुआ है। या इक्विटी यूज़ करूँ या डेट यूज़ करूँ या प्रेफरेंस यूज़ करूँ या इक्विटी प्लस डेट का एक कॉम्बिनेशन। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे दिया इन्होंने। या तो इक्विटी यूज़ करूं या प्रेफरेंस यूज़ करूं या डेट यूज़ करूं, 1 2 3, या फिर एक इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं 4 नंबर, या कॉम्बिनेशन एक इसका बनाऊं 5 नंबर, यहाँ कॉम्बिनेशन एक इसका बनाऊं 6 नंबर, या कॉम्बिनेशन एक इन तीनों का बना दूं 7 नंबर। देखो पहला है ऑब्वियसली डेट इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग यूज़ करना है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तीनों 3 आपको यूज़ करना है। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डेट ये नहीं हो सकता क्योंकि बिना इक्विटी के कंपनी नहीं चल सकती है, सो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। चलो आगे है नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तो था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त क्या, अब डिसाइड कर लिया, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अफेक्ट करेगी। पहला है फाइनेंशियल लेवरेज। चलो आगे देखते हैं। सो पहला है फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं मेरा इक्विटी बेच के पैसा ले लूँ, ये मेरा लास्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि इक्विटी इज़ वेरी कॉस्टली। यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है कि मैं मेरी इक्विटी शेयर बेच के लेवर्ड फर्म लेवर कर दूं, मेरी फर्म को इक्विटी बेच के प्रेफरेंस रेज कर लूं, डेट रेज कर लूं, डेट ले लूं, इक्विटी का प्रपोर्शन कम करूं, डेट का प्रपोर्शन बढ़ा दूं। लेवरेज का मतलब ही वो होता है कि मैं डेट यूज करूं, सिंपल। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी सेल्स, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी सेल्स, इसका मतलब कि मैं इक्विटी या डेट मैं किस बेस पर डिसाइड करूं, मेरी स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स क्या है, मेरी ग्रोथ क्या है। अगर मेरी ग्रोथ बहुत हाई है तो मैं इक्विटी नहीं यूज करूंगा, अगर मेरी ग्रोथ हाई है सो डेट यूज करूंगा, इक्विटी नहीं यूज करूंगा। अगर मेरी ग्रोथ स्लो है सो डेट यूज नहीं करूंगा, इक्विटी यूज करूंगा। क्यों? कि अगर मैं ग्रोथ हाई कर रहा हूं सो मैं ज़्यादा मार्जिन निकाल रहा हूं, ज़्यादा मार्जिन निकाल रहा हूं तो मुझे कम इंटरेस्ट पे करने में कोई आपत्ति नहीं है। इक्विटी इज़ वेरी कॉस्टली, हाई ग्रो कर रहा हूं तो पहले वैल्यूएशन हाई ले जाऊं, बाद में इक्विटी इशू करूंगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सिंपल कॉस्ट प्रिंसिपल, आपको कॉस्ट देखना है, किसका कॉस्ट हाई है किसका कॉस्ट लो है। आपको ये चेक करना है कि मेरा कॉस्ट किसका कितना हाई है किसका कितना लो है, उस बेस पे मुझे रेस करना है। नेक्स्ट है रिस्क प्रिंसिपल, रिस्क कितनी हाई है रिस्क कितनी लो है, रिस्क है तो इश्क है, ये सब क्वेश्चन डायलॉग्स मूवी में अच्छे लगते हैं, बट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न ऐसा हर बार नहीं होता है। हायर द रिस्क मे लीड यू टू एन नंबर ऑफ लॉसेस जो आप लेने को रेडी नहीं हो शायद। नेक्स्ट कंट्रोल प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल मतलब अगर मैंने इक्विटी इशू करते गया सो मेरी कंपनी का कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मेरे बढ़ जाएंगे, मेरे पास होल्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे, सो मेरे को उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टॉकिंग आएगा कि यार ये कुछ और बोल रहा है वो कुछ और बोल रहा है, जितनी मुंह उतनी बात है, इसलिए कंट्रोल भी मुझे ध्यान में रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे यूज इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस इन ऑप्टिमम मैनर, कि मैं फ्लेक्सिबली इक्विटी डेट और प्रेफरेंस को यूज करूं ऑप्टिमम मैनर में, सो एज ओवरऑल कॉस्ट इज लोवेस्ट, मेरा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो लोएस्ट रहे। अगला है अदर कंसिडरेशन, एक बार रीड कर लेना, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, टाइमिंग ऑफ इशू, कंपटीशन, ये बहुत चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिनट। सो अगला है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां मेरी कॉस्ट लोएस्ट हो बेनिफिट हाईएस्ट हो। क्या होता है, कॉस्ट लोएस्ट हो बेनिफिट या रिटर्न मेरा हाईएस्ट हो। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मैक्सिमाइज वेल्थ। चलो नेक्स्ट है, वन शुड चूज कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच मैक्सिमाइजेस वेल्थ फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग एनालिसिस। अब हमारे अगले सम्स इस चीज़ों पे आएंगे, हमें चेक करना है हमारा EBIT, EPS, MPS। EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT कितना है, EPS अर्निंग्स पर शेयर कितना है, MPS मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है। फिर एक आएगा इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस वो होता है ऐसा एक पॉइंट जहां मैं इनडिफरेंट हूं, जहां मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि मैं इक्विटी रेज करूं या डेट रेज करूं। अ पॉइंट वेयर return to equity is a point where it is same to issue equity and debt। आप चाहे डेट इशू करो आप चाहे इक्विटी इशू करो, आपका रिटर्न आपका कैश फ्लो सेम रहेगा। इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। इन डिफरेंस मतलब डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू इशू इक्विटी और डेट, सिंपल। चलो अगला इसके बाद आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट।
ऐसा एक ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाऊं कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है, बट अगर मैं इतना कमा लेता हूं तो मैं अपनी सारी कॉस्ट को चुका लूंगा। ऑल कॉस्ट पेड एंड नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल। चलो अब EBIT EPS MPS एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर रिलेशन आपको बताया गया है, आप पढ़ लेना। अपन सीधे सम्स पे चलते, ज़्यादा मजा आएगा। Suppose that a firm has an all equity capital structure consisting of 1 lakh ordinary shares of 10 rupees per share. 1 लाख शेयर्स है हमारे पास 10 rupees per share के। The firm wants to raise 2,50,000 to finance its investments and considering 3 alternatives. पहला क्या है, to issue 25,000 ordinary shares at 10 each. इक्विटी शेयर कैपिटल हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करेगा 25,000 शेयर्स 10 रुपीज़ पे। दूसरा क्या है, बोरो डेट इशू करेगा एट 8%। तीसरा क्या है, इशू 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 8%। सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेज करेगा एट 8%। अब को पूछा गया है, इफ द फर्म्स EBIT आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आर 3,12,500। अब मैं बोलूँ आपको कंपनी का EBIT, अगर EBIT है 3,12,500 एंड टैक्स रेट 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन, किस पे ढूंढना है इफेक्ट, अर्निंग्स पर शेयर अंडर 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस। हमें EPS कैसे चेंज होता है वो देखना है, सिंपल। सो मैं यहाँ लिखता हूँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तीनों ऑप्शन में मेरे पास EPS सेम रहेगा, EPS सेम रहे, सॉरी EBIT सेम रहेगा, यस परफेक्ट। अब माइनस करूंगा मैं यहाँ से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेट कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में। यहाँ इंटरेस्ट आएगा नहीं, यहाँ इंटरेस्ट आएगा नहीं। सो डेट मेरे पास है 2,50,000 इंटू 8% का डेट है मेरे पास। 20,000 मैंने डेट चुकाया, सिंपल 20,000 मैंने यहाँ पे डेट चुकाया। सो अब यहाँ पे इसको माइनस करोगे फटाफट आप। 20,000 डेट चुकाने के बाद कितना मेरे पास बच जाता है, यहाँ पे अर्निंग्स बिफोर टैक्स 312,500, 292,500, 312,500 माइनस करूंगा टैक्स, टैक्स है 50%, 50% यहाँ पे गया, 50% यहाँ बच जाएगा। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 3,12,500 का 50% 156,250, 156,250। यहाँ 292,500 डिवाइड बाई 2, 146,250। अब आएगा, माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कौन से केस में है, फर्स्ट केस में नहीं, सेकंड केस में नहीं, थर्ड केस में 8%। सो 2,50,000 इंटू 8% आएगा वापस सेम 20,000 माइनस करूंगा। समझ में आ रहा है ना, वरना वापस रिवाइंड करो और फिर देखो मजा आएगा। सो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी बचती है, 156,250, 146,250, 136,250। डन। चलो ये आपका आ गया इतना। अब आपको लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपके पास। यहाँ पे आप इशू करोगे 25,000 शेयर्स, आपके पास 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी है, प्लस 25,000 आप और इशू कर रहे हो। सो यहाँ पे आएगा 1,25,000 शेयर्स। यहाँ पे आप डेट रेस कर रहे हो, सो यहाँ पे आएगा 1 लाख शेयर्स। यहाँ पे आप प्रेफरेंस रेस कर रहे हो, सो यहाँ भी आएगा 1 लाख शेयर्स। सिंपल डिवाइड करो, आएगा EPS, यहाँ आएगा 1.5625, 1.462, नहीं डिफरेंट, मिस्टेक। यहाँ पे आएगा 1,56,250 डिवाइड बाई 1,25,000, यहाँ आएगा 1.25 पर शेयर, यहाँ आएगा 1.4625, यहाँ आएगा 1.3625। सिंपल। सो हमारा EPS हाईएस्ट किस केस में है, हमारा EPS हाईएस्ट है डेट रेस करने में। वी विल इशू डेट, देखो लास्ट में लिखा होगा आपको, क्वेश्चन जहाँ कंप्लीट होता है
हमारा EPS हाईएस्ट है 1.46 इसमें, सो हम EPS ये डेट इशू करेंगे सिंपल। इसको आप डाल सकते हो इजी कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं अगला क्वेश्चन हमें? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हमें, BEP एंड इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। एक ऐसा पॉइंट जहां मैं नो प्रॉफिट या नो लॉस सिचुएशन में रहूं, एक ऐसा पॉइंट जो मेरा इन डिफरेंस है कि मैं चाहे इक्विटी रेस करूं या डेट रेस करूं या प्रेफरेंस रेस करूं, मेरे लिए रिटर्न सेम रहने वाला है। चलो सीधा सम स्टार्ट करेंगे अपन। नंबर 12 क्या बोलता है? बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड। मैं आपको ये इन सब चीज़ों में इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आप समझाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जब नंबर्स के साथ समझते हैं ना, बाय गॉड क्या मस्त समझ में आता है। जब नंबर्स हाथ में होता है कि 1 = 1, हाँ ये इंडिफरेंस पॉइंट आया कि दोनों में रिटर्न सेम निकला, तो समझ में आता है कि कैसे अपन ने पूरा प्रोसेस कैरी ऑन किया। जैसे मैं अगर आपको आर्बिट्रेज वाला समझाता कि ऐसा होता है आर्बिट्राइज, तो आपको नहीं समझ में आता, बट अपन ने नंबर्स देखे तो ज़्यादा अच्छे से अपने को समझ में आया। सो अपन सीधा सम्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है सम नंबर 11? बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, एक मिनट कॉल आ रहा है। चलो, बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 100 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 10 lakh ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 लाख शेयर है, 10 रुपए के, 100 लाख के शेयर से 1 करोड़ के शेयर से। करंटली इट इज अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 लाख रुपीज़, वो भी प्री टैक्स प्रॉफिट का हमारा 60 लाख रुपीज़ का। एंड इसके बाद द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड कोटेड ऑन, ठीक है, सब ये सब फालतू बात है। अच्छा, उनको एक अप्रूव्ड अब प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लगाना है जिसका कॉस्ट है 50 लाख। तो यहाँ लिखोगे न्यू इन्वेस्टमेंट करना है जिसका अमाउंट है 50 lakhs, ओके, विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 40 lakhs per annum. To raise this additional capital, the following options are under consideration of the management. So आप ये देखो, मुझे नया इनकम कितना होगा, अ न्यू प्रोजेक्ट विच एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 40 लाख। तो मैं अभी कितना कमा रहा हूँ? अभी मैं कमा रहा हूँ 60 लाख रुपीज़। मुझे 50 लाख रुपीज़ का एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मिला है, मैं उसे 50 लाख हर साल, 40 लाख हर साल कमाऊंगा। सो आप इसमें ये देखो, टू इशू पहला क्या है, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एंटायर एडिशनल अमाउंट एक्सपेक्टेड न्यू शेयर्स विल बी सोल्ड एट 15 रुपए के प्रीमियम। सो प्राइस रहेगा 10 + 15, 15 रुपए का प्रीमियम बोला आपको, 15 रुपीज़ पे नहीं बोला है, 15 रुपीज़ के प्रीमियम पे बोला है। सो न्यू प्राइस आपका आएगा 25 पर शेयर का। चलो, सो कैसे गिनेंगे? न्यू शेयर्स कितना अमाउंट रेज करना है आपको? 50 लाख, 50, 1 2 3 4 5, 50 लाख अपॉन 25, तो 25 इंटू 2 और यहाँ पे ये लैक्स, सो 2 लाख शेयर्स मेरे बढ़ जाएंगे। दूसरा नंबर 2, टू इशू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर एंटायर अमाउंट। इसमें मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा हर साल एट 16% का। सो देखो कितना है मेरा, 50 लाख का अमाउंट है, इंटू 16% आएगा रुपीज़ 8 लाख का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। या फिर टू इशू इक्विटी कैपिटल ऑफ 25 लाख, 50% में इक्विटी रेज कर दूं एंड 16% पे बाकी डिबेंचर्स रेज कर लूँ। सो इसमें मेरे न्यू शेयर्स आएंगे, 50% जो है इसके, यहाँ पे आएगा 1 लाख शेयर्स एंड यह मेरा एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा 4 लाख रुपीज़ का। समझ में आया? 50 लाख शेयर्स, 50,000, ओके। सो हमें यहाँ लिख के दिया है कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 लाख डिवाइड बाई 40, जिसका आंसर आएगा 40 रुपीज़ का प्रीमियम होगा, सॉरी। सो 25 डिवाइड बाई 50 आएगा। सो यहाँ हम 50,000 शेयर्स इशू करेंगे।
अब हमें बोला क्या है, एडवाइस विच ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल टू रेज द न्यू कैपिटल। चलो सो देखते हैं हम पहला ऑप्शन ओनली इक्विटी, इसको यहाँ रादर अच्छे से लिखते हैं। पहला ऑप्शन इज माई इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा ऑप्शन इज माई डेट, तीसरा ऑप्शन इज इक्विटी प्लस डेट। सो मेरा कैसे डिफरेंस आएगा इनमें, चलो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। सो सबसे पहले लिखो यहाँ पे EBIT। EBIT कितना है आपको दिया हुआ है, यस अभी आप 60 कमा रहे हो और न्यू 40 कमाओगे, सो आपका नया EBIT हो जाएगा 100 लाख रुपीज़ का, 100 लैक्स 100 लैक्स 100 लैक्स माइनस इंटरेस्ट। क्या इक्विटी में इंटरेस्ट आएगा ना, डेट में इंटरेस्ट आएगा यस, कितना है न्यू इंटरेस्ट 8 लाख रुपीज़ का, सो 8 लैक्स, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 4 लाख रुपीज़ का, हमने डिस्कस कर लिया पहले। फिर आएगा यहाँ पे अर्निंग्स बिफोर टैक्स 100, 92, 96। आपको टैक्स रेट दिया है क्या कुछ, आपको टैक्स रेट कुछ भी नहीं दिया हुआ, चेक करो आई गेस दिया हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा था। ये रहा, द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट इनकम टैक्स एट 50%। सो माइनस करोगे टैक्स 50%, यहाँ माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे 46 आ जाएगा, लैक्स लैक्स लैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, नहीं है, सो सीधा सीधा डिवाइड बाई n करोगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है अभी आपके पास, 10 लाख शेयर्स आपके पास ऑलरेडी है, प्लस आपने नए इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स, तो यहाँ आ जाएगा 12 लाख शेयर्स, 12 लाख शेयर्स। तो यहाँ पे आपका EPS आएगा 4 पॉइंट, अर्निंग्स पर शेयर आएगा 4.167। यहाँ पे आएंगे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे 10 लाख शेयर्स ही रहेंगे, सो यहाँ पे EPS आएगा आपका 4.60। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके सिर्फ 50,000 ही बढ़ेंगे, सो यहाँ पे 10 लाख प्लस 50,000, सो आपको 10,50,000 शेयर्स आपके पास रहेंगे। सो 48 डिवाइड बाई 10.5, यहाँ आएगा 48 लैक्स डिवाइड बाई 10 लाख थे ना शेयर्स, 10 लाख शेयर्स प्लस 10.5, 4.57, 48 डिवाइड बाई 10.5 करोगे, 48, 4.57 पर शेयर। अब आपको कुछ और दिया है क्या ना, सो कंपनी को कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, कंपनी शुड गो विथ प्रेफरेबल, क्योंकि इसमें मेरा EPS जो है वो हाईएस्ट है। सो दिस इज EBIT टू EPS एनालिसिस, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे EBIT, EPS, MPS, अगले क्वेश्चन में हम MPS का एनालिसिस भी करेंगे। चलो सो इसको आप डाल सकते हो इजी क्वेश्चन के अंदर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्या लिख के दिया है आपको, डन डन डन, देखो सेम आ गया 4.176 पॉइंट। चलो अब नंबर 13 पे आते हैं, क्या बोलता है 13 बोलता है शाजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 25 लैक्स फॉर अ न्यू प्लांट, उनको 25 लाख रुपए चाहिए न्यू प्लांट के लिए। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एट 5 लाख रुपीज़। 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो 5 लाख का यील्ड निकाल लेगा। ओके, सो वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान द कंपनी कंसिडर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग EPS। कंपनी को क्या करना है, यहाँ लिखो मैक्सिमाइज करना है अपना EPS। ओके, उसके पास 3 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट।
सो पहला ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं लिखता हूँ पहला क्या है, रेजिंग अ डेट ऑफ 22.5 लाख, 10 लाख और 15 लाख फॉर द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग द शेयर्स। सो कंपनी के पास पहला ऑल्टरनेटिव क्या है, इसमें लिख के दिया है कि द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज इक्विटी ऑफ 2.5 लाख, सॉरी डेट ऑफ 2.5 लाख। सो या तो मैं 2.5 लाख का डेट लूंगा, डेट, या फिर डेट लूंगा 10 लाख का, या डेट लूंगा 15 लाख का। सामने मैं इक्विटी बाकी बैलेंस की रेज करूंगा। सो 25 लाख का मुझे इन्वेस्टमेंट टोटल करना है। तो यहाँ पे 10 लाख की इक्विटी हो गई, यहाँ पे 15 लाख की इक्विटी हो गई, यहाँ पे 22.5 लाख की इक्विटी हो गई। समझ में आया, इजी गोइंग। चलो इसको समअप करो। अगला क्या बोला है आपको, द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150 बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन द केस फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। अगर आपने डेट 10 लाख से ज़्यादा लिया सो आपका शेयर प्राइस कम हो जाएगा। ओके, द फंड्स कैन बी बोरोड एट अ रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख। सो मैं लिखता हूँ 10% अप टू 2.5 लाख, एंड इसके बाद 15% ओवर 2.5 लाख अप टू 10 लाख। सो 15% 2.5 से 10 लाख के बीच में, एंड 20% अबव 10 लाख, 20% अबव 10 लाख। सो द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज 50%। एनालाइज विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज। कंपनी को कौन सा फाइनेंसिंग का फॉर्म चूज करना चाहिए। चलो हम यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं, बेटर होगा, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो सो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे आपके पास 3 प्लान्स दिए हुए हैं। आप यहाँ लिखो प्लान ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी के आपने को पता है, ए, बी एंड सी। चलो अगला है EBIT। कितना EBIT होगा हमारा, एक्सपेक्टेड EBIT कुछ दिया है आप लोग को। अभी हम 5 लाख रुपए कमाएंगे इससे। सो लिखो यहाँ पे EBIT 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। चलो सॉर्टेड, माइनस इंटरेस्ट। क्या प्लान ए में हमारे पास डेट है, यस, सिर्फ 2.5 लाख का डेट है। सो 2.5 लाख का डेट मुझे मिल जाएगा 10% पे। सो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जाएगा 25,000 का। सो यहाँ पे बचेगा 4,75,000 अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। केस 2 में हमने डेट लिया है 10 लाख का। सो मेरा इंटरेस्ट आएगा अप टू 2.5 लाख 25,000, एंड बाकी 2.5 से बाद 10 लाख, मतलब एडिशनल 7,50,000 पे आएगा 15% का कॉस्ट। 112,500। सो 112,500 प्लस 25,000, यहाँ मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा 1,37,500। सो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 362,500। अगला मेरा 5 लाख का जो है, यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा, ग्रेटर देन 10 लाख के ऊपर मुझे कितना रेस करना है, 5 लाख और रेस करना है। सो एडिशनल 5 लाख का जो मेरा है उसके ऊपर 20% का कॉस्ट आएगा, जो आएगा 1 लाख रुपीज़। चलो सो इसको टोटल करेंगे अपन, 1 लाख प्लस 112,500 प्लस 25,000, ये आएगा 237,500, 237,500 माइनस 5 लाख से करेंगे इसको। सो बच जाएगा 262,500 का, माइनस टैक्सेस करो। टैक्स रेट कितना है आपके यहाँ पे, चेक करो टैक्स रेट कितना है आपके यहाँ पे। हमारे पास टैक्स रेट बचता है 50% का। सो 50% माइनस कर दो, बाकी अर्निंग्स आफ्टर, यहाँ अर्निंग्स बिफोर टैक्स लिखेंगे,
यहाँ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 475 का 50%, 237500, 362500 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 181250, 262500, 131250 डिवाइड बाई करोगे आप एन कितना है यहाँ पे, मुझे इक्विटी कितना क्या प्राइस पे रेस करना है, देखो मुझे इक्विटी क्या प्राइस पे रेस करना है, देखो सो मुझे अगर मैं प्लान 1 में जाता हूँ तो मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर होगा 150 का, यहाँ भी 150 का, बट यहाँ पे मेरा 125 हो जाएगा, हमें बोला गया है ये रहा 125। अगर हम डेट 10 लाख से ज़्यादा बोरो करते हैं तो सो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं हमें यहाँ पे 22,50,000 डिवाइड बाई 150, ये आएगा 15,000 शेयर इशू करने हैं मुझे 15,000 शेयर्स इशू करने हैं, यहाँ पे आएगा 15,000 शेयर्स। इसके बाद यहाँ पे मुझे 15 लाख डिवाइड बाई 150, मुझे 10,000 शेयर्स यहाँ पे इशू करने हैं, एंड यहाँ पे करेंगे 10 लाख, नहीं हाँ 10 लाख डिवाइड बाई 125, सो मुझे यहाँ पे 8,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। सो अर्निंग्स पर शेयर कितना आया मेरा 237500 डिवाइड बाई 15,000, या 15.83, फिर 181250 डिवाइड बाई 10,000, 18.125, 131250 डिवाइड बाई 8,000, यहाँ पे आया 16.406। सो ये मेरा EPS आया। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मैक्सिमाइज EPS। सो कौन से प्लान के साथ जाएंगे हम, प्लान बी के साथ जाएंगे, प्रीफर्ड, एज दिस इज मैक्सिमाइजिंग माई EPS। चलो इन्होंने क्या लिखा है देखो, सेम टू सेम, ओके ओके ओके। फाइनेंसिंग प्लान 2 में जाएंगे क्योंकि मैक्सिमाइजेस द EPS। वर्किंग नोट्स आप बना लेना, ये मैंने नहीं बनाया है एग्जाम में, दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ऑलवेज मेक वर्किंग नोट। नेक्स्ट है नंबर 14। नंबर 14 क्या बोलता है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड PBIT, इट इज नथिंग बट EBIT। ओके, आपको चीज़ें दी है, आपको रिक्वायर्ड क्या है वो देख लो। फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर इफ द एडिशनल फंड्स आर रेज इज लोन। पहला हम या तो लोन रेज करेंगे, दूसरा या हम इक्विटी शेयर रेज करेंगे। हम दोनों के केस में कंपेयर करना है कि हम करें क्या। चलो यह जगह है हमारे पास, ओके यहाँ भी लिख सकते हैं अपन। सो पहला है हमारे पास EBIT हमें दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना पैसा चाहिए, टू रेज अ कैपिटल आउटले ऑफ 40 लाख रुपीज़, इतना मुझे रेज करना है 40 लाख रुपीज़। इसके बाद यूर इन्फॉर्म्ड डेट इक्विटी रेशियो हायर देन 35%, सो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इफ क्रॉसेस 35%, तो क्या होगा मेरा KE चला जाएगा 12.50। ये एक कॉम्बिनेशन याद रखना, अगर मेरा डेट एंड डेट प्लस इक्विटी, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी अगर 35% को क्रॉस कर जाता है, सो मेरा KE हो जाएगा 12.5, मीन्स रिड्यूसिंग द P टू 8 और रिड्यूसिंग द PE रेशियो, P रेशियो हो जाएगा मेरा 8 टाइम्स का, एंड इंटरेस्ट रेट मेरा हो जाएगा ऑन एडिशनल अमाउंट बोरो टू 14% का। तो सबसे पहले PE रेशियो क्या होता है वो समझते हैं। P रेशियो क्या होता है समझते हैं, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ढंग से। P रेशियो क्या होता है, P रेशियो इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स का एक रेशियो होता है। P रेशियो क्या होता है, आप कितनी प्राइस पे कर रहे हो एज कंपेयर टू योर अर्निंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मेरी कंपनी का प्राइस है शेयर का 500 रुपीज़ एंड मेरी अर्निंग्स है 100 रुपीज़ की। इट विल शो मेरा PE रेशियो है 5 टाइम्स का, मतलब मैं अपनी अर्निंग्स का 5 गुना वैल्यूएशन मांग रहा हूँ। आपने अगर शार्क टैंक देखा हो तो वहाँ बहुत बात करते हैं, आप 22 का PE मांग रहे हैं, आप 25 का PE मांग रहे हैं, आप कितने का PE मांग रहे हैं, आप कितने का वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं, ये होता है P रेशियो।
सो पी रेशियो इज कोर फॉर वैल्यूएशन। आप कितने टाइम्स का पी रेशियो मांग रहे हैं ये आप वहाँ डिसाइड करते हैं। इट इज़ नथिंग बट प्राइस अपॉन अर्निंग्स, मतलब मैं 5 टाइम्स मेरी अर्निंग्स का मेरी कंपनी को वैल्यूएशन देता हूँ, सिंपल। सो इसमें अगर हम देखेंगे पी रेशियो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सो अब अभी हमारा करंट पी रेशियो क्या है, करंटली हम 10 टाइम्स वैल्यू कर रहे हैं, बट अगर हम लोन ज़्यादा ले लेंगे, हमारा डेट इक्विटी अगर 35% से क्रॉस कर गया, सो एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, दूसरा हमारा पी जो है, हमारी वैल्यूएशन जो है वो घट जाएगी। हायर द पी हायर द वैल्यूएशन, एंड साथ में हमारा एडिशनल, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन घट जाएगा, लोगों का हमसे भरोसा उठ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। सो हमें कंपेयर करना है कि हम नंबर 1 पे जाए या नंबर 2 पे जाए। चलो, सो सबसे पहले ये देखो, पहले चेक करो न्यू डेट इक्विटी रेशियो कितना है, एग्जिस्टिंग कितना है डेट इक्विटी रेशियो आपको दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग आपके पास डेट इक्विटी रेशियो कितना है वो आपको दिया हुआ होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो, सो सबसे पहले देखो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है 12% का 12 लाख रुपए। सो आप यहाँ देखो 12% के ऊपर आप 12 लाख रुपए चुका रहे हैं। सो 100% डिवेंचर्स की वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये आएगी 100 लैक्स की। ओके, सो आपकी डिवेंचर की वैल्यू आई 100 लैक्स की। नेक्स्ट आप निकालोगे इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू एग्जिस्टिंग आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है, नहीं, आपको ईपीएस दिया हुआ है, यस 2.5 का ईपीएस है। क्या अपन ईपीएस के बेस पे क्या निकाल सकते हैं हमारी इक्विटी की वैल्यू क्या आएगी। सो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू क्या आती है हम वो देखते हैं अब। सो इक्विटी की वैल्यू हमारी ऐसे निकलेगी, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 8 लाख शेयर्स है, 8 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू एक शेयर का प्राइस क्या है मार्केट में 25, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 लाख इंटू 25 ये आएगी 200 लैक्स और 2 करोड़ रुपीस। सो अभी हमारा न्यू डेट इक्विटी से पहले ओल्ड डेट इक्विटी रेशियो कितना है, यहाँ लिखूंगा मैं एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो, एग्जिस्टिंग डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सो डेट है मेरे पास 100 का और डेट और प्लस डेट इक्विटी है मेरे पास 300 का। सो दिस इज 33.33%। सो अभी तो हमने 35 क्रॉस नहीं किया, अभी हम सेफ है। अब जब मैं नया डेट लेने जाऊंगा, सो न्यू में मेरे पास 100 का डेट एग्जिस्टिंग है, प्लस 40 का डेट मैं और रेज करूंगा, अपॉन 300 का मेरे पास एग्जिस्टिंग है, 40 का और रेज करूंगा। सो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी ये आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 340। सो ये आएगा 140 डिवाइड बाई 340, 41.17% का। सो अगर मैंने ये डेट नया रेस किया, सो ये सारे इम्प्लीकेशंस मेरे ऊपर लग जाएंगे, ध्यान रखना। चलो चेक करते हैं कैसे लगेंगे ये सब इम्प्लीकेशंस, एक एक करके पूरा सॉर्ट आउट करेंगे इसको। सो यहाँ लिखो मेरा EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है मेरे पास, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मेरे पास 52 लाख का। अब ये देखो आपको यहाँ दिया हुआ है लिख के कि मैं एग्जिस्टिंग 40 लाख पे कितना रिटर्न जनरेट करूंगा। सो मैं अभी कितना कर रहा हूँ, अभी मैं 300 के ऊपर 52 लाख कर रहा हूँ, 52 डिवाइड बाई 300। अभी मैं करंट EBIT परसेंटेज इज 52 अपॉन 300, इट इज 17.33%। सो मेरा एक्सपेक्टेड है कि नया EBIT भी सेम परसेंटेज पे रहेगा। सो न्यू कैपिटल कितना होगा मेरा, न्यू कैपिटल हो जाएगा 340 का इंटू 17.33% करूँगा, अगर 340 इंटू 17.33% आएगा 58,92,200। चलो, सो EBIT मेरा नया EBIT हो जाएगा 58,92,200, 58,92,200 माइनस मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या मेरा कुछ भी, अगर मैं प्लान 1 में जाता हूँ, प्लान 1 में जहाँ मैं डेट रेस लोन करूँगा, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट एग्जिस्टिंग कितना है 12 लाख का, वो तो रहेगा ही, 12 लाख का तो रहेगा ही ओल्ड, पर न्यू कितना हो जाएगा, न्यू मेरा हो जाएगा 40 लाख के ऊपर
मेरा नया इक्विटी मेरा नया डेट अमाउंट आएगा 14% का, इनटू 14% ये आएगा 5,60,000। सो मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आया, 5892,200 माइनस 12 लाख माइनस 5,60,000, ये आ गया 4132,200, 4132,200। ओके, माइनस करूंगा मैं यहाँ पे टैक्स, टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, चेक करो फटाफट क्वेश्चन के अंदर, टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, यस टैक्स रेट 50%। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आपका हो जाएगा 50%, डिवाइड बाई 2 कर देना, 2066,100, 2066,100। अब आपका एग्जिस्टिंग EAT अर्निंग्स, सो अर्निंग्स हमने देखा था, अर्निंग्स है हमारे पास, प्राइस नहीं है, PE है। सो PE हमारे पास 10 का है, प्राइस हमें निकालना है, अर्निंग्स हमारे पास है 2066,100। सो हम क्या प्राइस या वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, यस, बट उससे पहले हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाई N, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो चाहिए ना हमें, हमारे पास प्राइस, अर्निंग्स, PE, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, EPS निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम तब EPS निकालेंगे, यहाँ पे EPS डालेंगे, EPS कितना EPS है हमारा, EPS आएगा नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करोगे। सो हम क्योंकि यहाँ ओनली एंड ओनली लोन रेज कर रहे हैं, हमारा इक्विटी में एडिशनल शेयर्स कुछ भी नहीं आएंगे। सो एग्जिस्टिंग हमारे 8 लाख शेयर्स थे, वो यहाँ 8 लाख ही रहेंगे। सो डिवाइड बाई 8 लाख करोगे, सो 2.58 EPS को इंटू P रेशियो करोगे, सो आपके पास आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास आ जाएगा। सो इंटू 10 करो, 25.82 का आपका मार्केट प्राइस पर शेयर रहेगा। अगर आपने लोन रेज किया, अगर आपने लोन रेज किया, क्या हमने सही गिना है, नहीं, हमने यहाँ गिनने में गलती की है, यहाँ पे 10 नहीं 8 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो आप 8 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ पे इंटू आप करोगे 8, 20.661, 20.661 का हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर रहेगा अगर हमने लोन लिया। अब सेम गिनती करो EBIT, उसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट सेम रहेगा 12 लाख के लिए, हमने कुछ भी एडिशनल लोन नहीं लिया है। सो यहाँ पे सेम आपको यहाँ आ जाएगा 58,92,200 माइनस 12 लाख 46,92,200। टैक्स रेट है आपका 50%, 2346100, 2346100 डिवाइड बाई N। अब क्या हमने यहाँ इक्विटी शेयर्स रेस किए, जी हाँ हमने यहाँ इक्विटी शेयर्स रेस किए। कितने शेयर्स रेस किए, देखो कितने शेयर्स रेस किए, हम कितने पे शेयर रेस कर पाएंगे वो देखो, सबसे पहले हम कितने पे शेयर रेस कर पाएंगे वो देखो। मार्केट में हमारा प्राइस है 25 रुपीज़ पर शेयर, सो मैं शेयर्स रेस कर पाऊंगा ₹40 lakhs डिवाइड बाई 25 करूंगा, सो यहाँ आएगा 1.6 लाख शेयर्स में रेस कर पाऊंगा। एग्जिस्टिंग शेयर्स है मेरे पास 8 लाख, प्लस मैं 160 और रेस करूंगा, सो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 9,60,000। सो 2346100 डिवाइड बाई 960, 2.4438, 2.4438 का मेरा हो जाएगा EPS डिवाइड बाई N करते ही। अब क्या आपको P रेशियो बताए कितना, 10 का होगा, आपको दिया है एग्जिस्टिंग यहाँ पे। सो 24.438 का आपका प्राइस, या 24.44 कर सकते हो, ये अगर आपने इक्विटी रेस किया तो। सो किसमें आपका MPS हाईएस्ट आया, आपका MPS हाईएस्ट आया इक्विटी रेस करने में। सो ये क्वेश्चन भी आप इसको डाल सकते हो हार्ड वाली कैटेगरी के अंदर। डेफिनेटली एग्जाम से पहले 3 बार इसको सॉल्व करना, एंड एग्जाम से पहले 1 दिन पहले ज़रूर से रीड करना। यहाँ आपका EPS 24.44 देखो आपको दिया हुआ होगा इसमें। सो थ्रो लोन, दो लोन ऑप्शन हैज़ हायर EPS, ज़रूरी नहीं है कि EPS अगर हाई हो, देखो इसका EPS कम है, इसका EPS ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर लोन वाले का EPS ज़्यादा है और इसका कम है सो मैं लोन रेस कर लूँ, EPS से नहीं, ये तो अर्निंग्स पर शेयर। बट क्या मेरा EPS के साथ PE रेशो, वैल्यूएशन, पर शेयर की अर्निंग तो मैंने बढ़ा दी, पर साहब वैल्यूएशन इतना घट गया कि मैं सीधा 20 रुपये की प्राइस पे आ गया 25 रुपये से,
यहाँ मेरा ईपीएस पर शेयर की अर्निंग्स तो नहीं है, ज़्यादा नहीं बढ़ी, बट साहब वैल्यूएशन जोरदार बढ़ गया, मैं मेरी वैल्यूएशन सेम मेंटेन कर पाया, 25 से 24 ही रख पाया। चलो ये आता है हमारा इक्विटी ऑप्शन इज हायर एमपीएस बिफोर द कंपनी, देयरफॉर द कंपनी शुड रेज एडिशनल फंड्स थ्रू इक्विटी ऑप्शन ओनली। हमने बहुत जगह देखा है कि हमें इक्विटी नहीं डेट रेज करना चाहिए, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि साहब डेट नहीं इक्विटी रेज करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है अब, ये थियरी पार्ट है पूरा, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। सो ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे फर्म हैज़ मोर कैपिटल देन इट नीड्स। इसका मतलब कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है, कंपनी के पास पैसा तो है बट कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, कंपनी ने पैसा बोरो करके छोड़ दिया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। क्या लिखा है, द एसेट्स आर वर्थ लेस देन इशूड शेयर कैपिटल। मतलब अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू 80 ही है, समझे। या फिर कंपनी की अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल इतना सारा बोरो कर लिया कि मैं अपना इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहा, मैं ईबीआईटी से अर्निंग्स फॉर ईएटी तो दूर की बात, मैं बीआईटी से मैं अपना इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहा हूँ। So this arises when existing capital is not effectively utilized on account of falling earning capacity of the company, while company has raised funds more than its requirements। कंपनी को रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फंड उन्होंने रेज कर रखा है। कॉजेज क्या क्या होता है इसका, रेजिंग मोर मनी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स देन कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रॉफिटेबली। मतलब मैं मेरा शेयर कैपिटल जितना एम्प्लॉय कर सकता था मैंने कर लिया, अब एक्सेस कैपिटल पड़ा है, या तो डिवेंचर्स को चुका दो ताकि आपका इंटरेस्ट पे ऑफ कम हो जाए, या तो इक्विटी को चुका दो ताकि आपका डिविडेंड पे ऑफ कम हो जाए। सो कुछ ना कुछ आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। ये दूसरा क्या है, बोरोइंग ह्यूज अमाउंट एट हायर रेट देन विच कंपनी कैन अर्न। मतलब मेरी कंपनी की क्षमता है कि मैं 12% का रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, बट मैंने डेट लिया है 18% पे। सो यहाँ मेरे पास मैंने कंपनी की रिटर्न से ज़्यादा कॉस्ट पे डेट लिया है, मेरा कॉस्ट ज़्यादा है, मेरा बेनिफिट कम है। ऐसा हो सकता है। ओवर कैपिटलाइजेशन के कॉजेस, एक्सेसिव पेमेंट फॉर एक्विजिशन फॉर फिक्टिशियस एसेट्स सच एज गुडविल। मैंने क्या किया, गुडविल, क्या गुडविल कुछ हाथ में आता है क्या, गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट, ऐसा एसेट जिसका मुझे सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, मुझे उसका कितना बेनिफिट मिलेगा वो नहीं पता। सो मैंने हो सकता है गुडविल एक्वायर करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चुका दिया हो, मैंने कोई रिलायंस की छोटी मोटी कंपनी परचेज कर ली, रिलायंस की, टाटा की, बट मैंने उसके लिए डबल प्राइस चुका दिया, मैंने डबल पैसा चुका दिया, ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। इम्प्रॉपर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड हायर रेट। मतलब मैं डेप्रिसिएशन सही से नहीं चार्ज कर रहा, मैं डेप्रिसिएशन बहुत कम रेट पे चार्ज कर रहा हूँ। सो मेरा एसेट की लाइफ दिख रही है बहुत लंबी है, पर उतना एसेट की लंबी लाइफ है नहीं, मेरा एसेट खराब हो चुका। या फिर मैंने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया, मैंने ग्रोथ कैपिटल रखा ही नहीं, मैंने कमाया, अर्न तो किया 100 रुपये, बट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा 100 रुपये। सो मैंने ग्रोथ कैपिटल कंपनी के पास रखा ही नहीं। सपोज मैंने 100 की जगह 80 चुकाया होता, सो मैंने 20 रुपये रखा होता ग्रोथ कैपिटल के तौर पे, मैं उससे मेरा कैपिटल और ग्रो करता। थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स एंड कैपिटलाइजेशन। आप इसको एक बार ढंग से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सेम होता है अंडर कैपिटलाइजेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, इससे जस्ट अपोजिट। यहाँ पे रेजिंग मोर मनी होगा थ्रू शेयर्स, यहाँ होगा रेजिंग लेस मनी थ्रू शेयर्स। यहाँ पे है रॉन्ग एस्टिमेट, नहीं यहाँ पे है बोरोविंग ह्यूज अमाउंट, यहाँ पे होगा बोरोविंग लेस अमाउंट। एक बार आप रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, चलो क्या है यहाँ पे, कंसिडरेबल रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड। अब आप इसका करोगे क्या, इससे होगा क्या, बेसिकली आपको विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, आपको खराब पिक्चर को अच्छा दिखाना पड़ेगा, आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जो है उसको घटाना पड़ेगा, या फिर मैं ऑप्ट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, आपको आपकी लोन्स की ईएमआईज को रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा, ईएमआई को रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा कि मैं अभी कम कम दूं बाद में ज़्यादा दूंगा,
रिमेडी क्या क्या है, ये कैसे ठीक हो सकता है, ये उपाय क्या, बाईबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स बाई कर लो, उनको पे ऑफ कर दो, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी यहाँ देखा रीऑर्गेनाइजेशन वो भी कर सकते हो, या फिर रिडक्शन इन क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पैसा चुका दो, आज एक्सेस कैश पड़ा है चुका दो, वैल्यू ऑफ शेयर में ऑल्सो भी रिड्यूस्ड, शेयर की वैल्यू कम कर दो, ये है उसके रेमेडीज। सेम है अंडर कैपिटलाइजेशन, जो ओवर में है उसका उल्टा यहाँ पे होगा, यहाँ लिखो वाइसे वर्सा ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। मैं इसको इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आप लोग रीड करोगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझे एक पिंग करोगे, मैसेज करोगे, नीचे चैट में लिख लोगे, मैं आपको बता दूंगा ओवर कैपिटलाइजेशन विजाविज अंडर कैपिटलाइजेशन क्या बोलते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन हमने ये देखा कि बोथ ओवर एंड अंडर आर नॉट गुड, दोनों ही खराब है। ऑब्वियसली अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, चाहे वो कुछ भी हो। However, overcapitalization is more dangerous to the company, shareholders and society than undercapitalization, क्योंकि द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, हैंडल्ड मोर इजीली, आप ज़्यादा इजीली उसको हैंडल कर पाते हो। ओवर कैपिटलाइजेशन इज़ वेरी डेंजरस। चलो, दस अंडर कैपिटलाइजेशन शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, सेम चीज़ें वापस लिखिए, आप रीड कर लेना। यहाँ लगाते हैं हम अल्पा विराम, हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ। गुड बाय, टाटा, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में अपन करेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, किस तरह से अब एग्ज़ाम में सॉल्व करना है वो देखेंगे। चलो, बाय बाय।